नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और सबसे पहले आपको दिखाते हैं 10 मिनट में 10 बड़ी खबरें। पीएम मोदी आज यूपी को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर 1 बजे गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल जेवर एयरपोर्ट की आधारशिला रखेंगे। इसी के साथ यूपी 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला पहला राज्य बन जाएगा। एयरपोर्ट के पहले चरण को पूरा करने के लिए 2024 का टारगेट रखा गया है। पहले चरण के डेवलपमेंट में 10,050 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आने वाली है। पहले चरण का काम पूरा हो जाने के बाद एयरपोर्ट की सालाना क्षमता 1.2 करोड़ यात्रियों की होगी। योगी सरकार का दावा है कि ये एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। एयरपोर्ट पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त होगा। इतना ही नहीं, योगी सरकार ने ये भी दावा किया है कि ये भारत का ऐसा पहला एयरपोर्ट होगा जहां एकीकृत मल्टी मॉडल कार्गो केंद्र होगा, जिसकी क्षमता 20 लाख मीट्रिक टन होगी। इसे बढ़ाकर 80 लाख मीट्रिक टन तक करने का प्रस्ताव है। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुताबिक जेवर एयरपोर्ट न केवल यूपी का बल्कि पूरे हिंदुस्तान का ड्रीम प्रोजेक्ट है। एयरपोर्ट बनने से करीब 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। चुनावी मौसम में यूपी में सौगातों की बारिश हो रही है। अगले महीने के पहले हफ्ते में पीएम मोदी गोरखपुर में एम्स और उसके बाद खाद कारखाने का लोकार्पण करने वाले हैं। इसके साथ ही पीएम कई और परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। पीएम मोदी इस मौके पर एम्स परिसर में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम के आने के लिए तैयारियां तेज हो चुकी हैं। खाद कारखाने के अधिकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री के हाथों शुभारंभ से पहले मशीनों का ट्रायल करने के लिए खाद कारखाना 30 नवंबर को चलाने की योजना है। इस कारखाने में नीम कोटेड यूरिया बनाई जाएगी और पैकिंग मशीन से इसे बोरे में भरा जाएगा। 22 जुलाई 2016 को पीएम मोदी ने ही इस कारखाने की आधारशिला रखी थी। खाद कारखाना के निर्माण पर 8,000 करोड़ और एम्स के निर्माण पर करीब 1,400 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और राज्य में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में विस्तार के मुद्दे को उठाते हुए इसे वापस लेने की मांग की है। ममता ने पीएम मोदी से देश के संघीय ढांचे को बचाने की अपील की है। इसके साथ ही बंगाल की सीएम ने अगले साल पश्चिम बंगाल में होने वाले वैश्विक उद्योग सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है। वहीं जब उनसे सोनिया गांधी से मुलाकात को लेकर सवाल पूछे गए तो ममता बिफर गईं और उन्होंने कहा कि ये जरूरी नहीं कि हम हर बार दिल्ली आएं तो सोनिया गांधी से मुलाकात ही करें। ममता सोनिया गांधी से मुलाकात करने वाली थी, लेकिन मुलाकात से पहले कांग्रेस नेता कीर्ति आजाद ने टीएमसी का दामन थाम लिया, जिससे सोनिया गांधी नाराज बताई जा रही हैं। मिशन 2022 को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सीतापुर और जौनपुर में बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। इस सम्मेलन में अवध क्षेत्र की सीटों को लेकर नेता और कार्यकर्ताओं के साथ राजनाथ सिंह मंथन करेंगे। पार्टी ने राजनाथ सिंह को अवध और काशी क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी है। इस सम्मेलन में अवध क्षेत्र के संगठन के लिहाज से 15 जिलों से करीब 37,000 बूथ अध्यक्ष जुटेंगे। सम्मेलन में राजनाथ सिंह के अलावा डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टैनी और योगी सरकार के मंत्री रमापति शास्त्री समेत इस क्षेत्र के तमाम मंत्री विधायक भी मौजूद रहेंगे। जिन सीटों पर 2017 में कमल नहीं खिला है, उन सीटों के लिए अलग से रणनीति बनाई जाएगी। अवध क्षेत्र में 82 विधानसभा सीटें आती हैं। साल 2017 में बीजेपी ने इसमें से 67 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस ने पटियाला से लोकसभा सांसद और अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पार्टी ने 7 दिन में उनसे जवाब भी मांगा है। परनीत कौर पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप है। पार्टी ने कहा है कि अगर परनीत ने जवाब नहीं दिया तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश चौधरी ने नोटिस जारी किया है। पिछले दिनों परनीत कौर ने प्रदेश कांग्रेस में हुई उठापटक को कैप्टन के साथ अन्याय और नवजोत सिद्धू की साजिश करार दिया था। परनीत कौर ने कहा था कि कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। परनीत कौर सोनिया गांधी की करीबी रही हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह चंडीगढ़ में हैं। उन्होंने इस बात की जानकारी खुद टाइम्स नाउ नवभारत को दी है। उन्होंने टाइम्स नाउ नवभारत से बातचीत करते हुए कहा है कि वो चंडीगढ़ में हैं और कोर्ट के आदेश के हिसाब से आगे कदम उठाएंगे। परमवीर सिंह ने हर तरफ से जांच में सहयोग करने की बात भी कही है।
महाराष्ट्र सरकार की मांग पर मुंबई की एक कोर्ट ने परमबीर सिंह को भगोड़ा घोषित किया हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है। 22 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में परमबीर सिंह के वकील ने अपनी दलील में भी कहा था कि वो हिंदुस्तान में ही हैं, लेकिन महाराष्ट्र में कदम रखते ही उन्हें खतरा है, इसलिए वो सामने नहीं आ रहे हैं। झारखंड में जेपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर हंगामा बरपा हुआ है। जेपीएससी मुख्यालय का घेराव करने जा रहे अभ्यर्थियों और बीजेपी के नेताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इसके साथ ही हंगामे के आरोप में बीजेपी के कुछ विधायकों समेत 300 लोगों पर पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया है। हंगामा और लाठीचार्ज के बाद राजभवन ने जेपीएससी के चेयरमैन और एसएसपी को तलब किया है। अभ्यर्थियों ने परीक्षा के रिजल्ट में धांधली का आरोप लगाया है। झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से पिछले दिनों आयोजित परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ है, जिसमें अभ्यर्थियों का आरोप है कि इसमें बड़ी गड़बड़ी हुई है और परीक्षार्थी परीक्षा को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। अभ्यर्थियों को बीजेपी का साथ भी मिल रहा है। बीजेपी भी परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर सरकार को लगातार घेर रही है। एक और जहां देश भर में कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण बंद हुए स्कूलों को फिर से खोला जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जहां स्कूल खुल चुके हैं, वहां कोरोना संक्रमण के मामले फिर से पांव पसारते दिखाई दे रहे हैं। ये खबर राजस्थान की राजधानी जयपुर से है, जहां 3 स्कूलों में कोरोना संक्रमण फैलने की बात सामने आ रही है। इनमें से एक स्कूल में तो 13 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं। राजस्थान में 15 नवंबर से ही स्कूल 100% क्षमता के साथ खोले गए थे। इसके अगले ही दिन 16 नवंबर को जांच के दौरान जयपुर के एसएमएस यानी कि सवाई मानसिंह स्कूल के 2 बच्चे एक साथ कोरोना संक्रमित पाए गए। फिर मानसरोवर स्थित निर्जा मोदी स्कूल और जयश्री पेड़ीवाल स्कूल में बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जयश्री पेड़ीवाल स्कूल ने आनन फानन में क्लास 6 से लेकर 8 तक की कक्षाओं को 1 सप्ताह तक बंद करने का फैसला कर लिया है। इंडियन नेवी में आज सबमरीन आईएनएस वेला शामिल होगी। कलवरी क्लास की चौथी सबमरीन आईएनएस वेला को नौसेना प्रमुख कमीशन करेंगे। आईएनएस वेला 75 मीटर लंबी है और इसका वजन करीब 1615 टन है। इसमें 35 नौसैनिक और 8 ऑफिसर एक साथ रह सकते हैं और ये समुद्र के अंदर 37 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती है। ये एक बार 1020 किलोमीटर की दूरी समुद्र के अंदर तय कर सकती है और एक बार अपने बेस से निकलने के बाद 50 दिन तक समुद्र में भी रह सकती है। आईएनएस वेला में दुश्मन के जहाज पर हमला करने के लिए 18 टॉर्पीडो लगे हुए हैं। इसमें टॉर्पीडो की जगह 30 समुद्री सुरंगें भी लगाई जा सकती हैं, जिससे दुश्मन के जहाजों को तबाह किया जा सकता है। ये सबमरीन दुश्मन के जहाजों को तबाह करने के लिए मिसाइलों से लैस है, जो पलक झपकते ही दुश्मन का खात्मा कर सकती है। भारतीय नौसेना में अब 17 सबमरीन हो जाएंगी। नौसेना अगले दशक तक 9 न्यूक्लियर और 8 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बनाने की योजना पर काम कर रही है। अगले सोमवार से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। सत्र से पहले सोनिया गांधी के आवास पर आज कांग्रेस की एक अहम बैठक होने वाली है, जिसमें सरकार को घेरने की कांग्रेस पार्टी रणनीति बनाएगी। केंद्र सरकार को पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों, खाद्य तेल की कीमतों में बढ़ोतरी, कश्मीर में नागरिकों की हत्या, पेगासस जासूसी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की कांग्रेस रणनीति बनाएगी। कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी, किसानों समेत कई मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरने के लिए संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान अगले महीने दिल्ली में बड़ी रैली आयोजित करने की तैयारी में है। कोविड-19 महामारी के कारण पिछले साल संसद का शीतकालीन सत्र नहीं हुआ था और बजट सत्र और मॉनसून सत्र को भी छोटा कर दिया गया था। मेघालय में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के 17 में से 12 विधायक अब तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। जो लोग कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए हैं, उनमें मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा भी शामिल हैं। वो पार्टी के राज्य में दिग्गज नेता माने जाते हैं। कांग्रेस से लगातार टीएमसी में जाने का दौर जारी है। इससे एक दिन पहले कीर्ति आजाद और अशोक तंवर जैसे दिग्गज भी कांग्रेस के वो छोड़कर टीएमसी में चले गए थे और अब ये करारा झटका लगा मेघालय में। ममता बनर्जी दिल्ली के दौरे पर हैं। कल उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, लेकिन सोनिया गांधी से मिलने से परहेज किया। इसके अलावा ममता बनर्जी ने कई और बड़ी बातें भी कही। हम कोई वक्त नहीं मांगा किसी से।
मैंने खाली प्राइम मिनिस्टर से वक्त मांगे थे कि हमारा स्टेट इशू पे हम और किसी से वक्त नहीं मांगे कि मेरे को पता है पंजाब इलेक्शन है, दे आर बिजी, लेट देम वर्क फॉर द पार्टी। मेरे को भी ये है कि हम बनारस में एक दफे जाए और दिया जलाने की बात है गंगा में और शिव मंदिर का दर्शन करने का बात है। तो कमलापति त्रिपाठी का परिवार तो हमारे साथ आ गया है, ऐसे बहुत सारे आए हुए हैं। अगर जरूरत होगा तो अब बताएंगे, अभी बताने का टाइम नहीं है। चाहते हैं कि टीएमसी अगर वो लोग बीजेपी को हराने के लिए मदद दे सकता है तो टीएमसी उसका पास रहेगा। टीएमसी चाहते हैं बीजेपी हारे, लेकिन टीएमसी इसी के लिए हर जगह में नहीं लड़ेंगे, जिसमें जरूरत है उसमें लड़ेंगे। अगर अखिलेश से लोग चाहते हैं कि हमारा मदद, तो हम देने के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश में मेरठ के सरधना से बीजेपी विधायक संगीत सोम ने दावा किया है कि अगर समाजवादी पार्टी यूपी में सत्ता में आती है और अखिलेश सीएम बनते हैं तो राम मंदिर निर्माण को रोक देंगे और यूपी में सत्ता में वापस आने के बाद फिर मंदिरों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया जाएगा। ये बीजेपी के विधायक हैं संगीत सोम और कह रहे हैं अखिलेश सीएम बने तो राम मंदिर का काम वो रोक देंगे और प्रदेश के बाकी मंदिरों को ध्वस्त कर देंगे। से भी अगर उनकी सरकार आ जाए तो राम मंदिर छोड़िए उत्तर प्रदेश के सभी मंदिरों को ध्वस्त कर देंगे, उनका क्या चल रहा है? तो आपको कैसे लगता है कि वो राम मंदिर निर्माण रुकवा देंगे? उन्होंने पहले, मैं तो कह रहा हूं ना कि कार सेवकों पे गोली उन्होंने ही चलाई है, कार सेवकों पे गोली चलाई है, साधुओं पे लाठी चलाई है, साधुओं पे खूनम खून किया है, साधुओं का अपमान किया है, कृष्ण जन्माष्टमी रोकने का काम किया है, कावड़ यात्रा में डीजे बजने का काम किया है, कावड़ियों को परेशान करने का काम किया है, और क्या करेंगे? ये सारे प्रमाण है उसके। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने मदरसों पर एक विवादित बयान दिया। रघुराज सिंह ने कहा कि अगर मौका मिले तो देश के मदरसे बंद कर दूंगा। मदरसे आतंकवादियों के अड्डे हैं, ये बयान है रघुराज सिंह का। भगवान ने मुझे कभी मौका दिया तो पूरे देश के मदरसे बंद कर दूंगा। मदरसे जो हैं आतंकवादियों के अड्डे हैं, आतंकवादी की ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि यहाँ से जो आदमी निकलता है जो मदरसे से, वह आतंकवादी बनता है, उनकी सोच आतंकवादी बनती है। भगवान इस लायक मौका दे मुझे कि सबसे पहले इस देश में मदरसे बंद हो जाएं, क्योंकि 250 मदरसे थे, आज 22,000 मदरसे उत्तर प्रदेश में स्थापित कर दिए और मदरसे में केवल आतंकवादी पैदा होते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले सरकार जनता को एक के बाद एक सौगात दे रही है और इसी कड़ी में गोरखपुर में हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड नाम के खाद कारखाने और गोरखपुर एम्स के उद्घाटन की तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 से 9 दिसंबर के बीच कभी भी इन दोनों संस्थानों का उद्घाटन करने आ सकते हैं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन भी एकदम तैयार है। ये है गोरखपुर में बनने वाला हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड नाम का खाद कारखाना और इसके ठीक बगल में है सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी का सेंट्रल मुख्यालय। अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार इस एसएसबी परिसर में आ चुके हैं। खाद कारखाने का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री आएंगे तो उनका हेलीकॉप्टर तीसरी बार एसएसबी परिसर में उतरेगा। खबर है कि पीएम मोदी जल्द खाद के कारखाने का उद्घाटन करने के लिए यहां आ सकते हैं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए कारखाने का निर्माण कार्य 3 शिफ्ट में हो रहा है। खाद कारखाने में लगी हुई मशीनों का ट्रायल भी शुरू हो चुका है और बहुत जल्द प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से पहले ही सभी तैयारियों को पूरा कर लिया जाएगा। नेक्स्ट महीना जो है हमारा दिसंबर आने वाला, उसमें पीएम मोदी साहब जी का आगमन होने वाला है। तो जो प्रोजेक्ट का जो कार्य है काफ़ी तेजी से कंप्लीट होने के स्तर पे है। जितनी भी मशीनें हैं आप देखे हैं कि हमारा मशीनें जहाँ पे लगाना चाहिए वहाँ पे वो लगाई जा चुकी है। सड़क का कार्य पूरी तरीके से कंप्लीट होने के स्तर पे है। लगभग 70% के आसपास सड़क का कार्य हो चुका है। और जो ऑपरेशन है, जो मशीनों को चलाने का जो अमोनिया है, यूरिया है, ये जो सेक्शन है, इनमें जो कार्यस्थल है, जो ऑपरेशन है, ये पूरी तरीके से ट्रायल हमारे चालू हो चुके हैं।
और मुझे लगता है कि जो पीएम मोदी साहब के आने से पहले तय सीमा जो रखी गई है उसके हिसाब से कार्य जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। गोरखपुर में खाद कारखाने के उद्घाटन से जहां हर कोई खुश है, वहीं दूसरी तरफ खाद कारखाना कैंपस में रहने वाले खाद कारखाने के पुराने कर्मचारी और उनका परिवार काफी दुखी हैं। उनका कहना है कि 2002 में खाद कारखाना बंद होने पर मौजूदा खाद कारखाना प्रशासन से उन्हें उनके आवास को लीज पर दे दिया गया था, लेकिन अब योगी सरकार यहाँ पर आर्मी स्कूल बनाना चाहती है, जिसके लिए जबरन उनके मकान को गिराया जा रहा है। हम लोग को ऑर्डर आया कि आप लोग का क्वार्टर मिल जाएगा, तो हम लोग का पैसा कट के जमा हो गया 1,25,000, 1.5 लाख, 3 लाख, तब से हम लोग इसमें रह रहे हैं। क्या पैसा जमा हुआ और पैसा जमा होने के बाद भी अब कह रहे हैं कि मतलब खाली कर दो, ये स्कूल बनेगा, ये बनेगा, कौन सा क्या बनेगा। सिर्फ खाद का कारखाना ही नहीं, मोदी सरकार की तरफ से गोरखपुर को एम्स की भी सौगात मिलने वाली है। खबर है कि अपने गोरखपुर दौरे के दौरान ही पीएम मोदी यहां एम्स का भी उद्घाटन कर सकते हैं। पीएम के दौरे की आहट मिलते ही एम्स प्रशासन ने भी यहां युद्ध स्तर पर काम चालू कर दिया है। एम्स परिसर को पेड़ पौधों से सजाया जा रहा है। हमको ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता होती है कि हमारा जो एम्स गोरखपुर है, इसका इनॉग्रेशन या लोकार्पण जो है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा होने वाला है। और इसके लिए एम्स ने जो तैयारियों के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो हम लोगों के जो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट था, जो हमारा काफ़ी पीछे चल रहा था पहले, आज की डेट पे हमारा कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा चल रहा है। और आप देखेंगे हमारे जो ग्राउंड्स हैं उनकी स्थिति बहुत अच्छी हो गई है और काफ़ी सारे हम लोगों ने ग्रीनरी डेवलप करी है इस कैंपस में। साथ ही साथ हम लोगों के 300 बेड जो हैं वो हमारे तैयार हो जाएंगे पूरे और ऑपरेशनल हो जाएंगे। आईपीडी भी हमारी शुरू हो जाएगी तब तक। गोरखपुर में एम्स की तैयारियों को लेकर दावे तो बड़े बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन एम्स में इलाज कराने आए लोगों ने तैयारियों को लेकर असंतुष्टि भी जाहिर की है। लोगों के लिए लाभदायक होगा, आगे चल के होगा, लेकिन अभी तो सिर्फ ओपीडी चल रही है, ठीक है, अभी फुल फ्लेज नहीं है, तो धीरे धीरे ये होगा। तो लोग जो आ रहे हैं ओपीडी करा रहे हैं, अभी यहाँ पे अंदर फार्मेसी भी नहीं है। गोरखपुर में खाद कारखाने का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जुलाई 2016 को किया था। इस साल फरवरी महीने में खाद कारखाने का उद्घाटन होना था, लेकिन कोरोना की वजह से काम पूरा होने में देर हुई। गोरखपुर के इस खाद कारखाने में नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन होगा। साथ ही गोरखपुर में बनने वाले एम्स की वजह से आसपास के इलाकों के मरीजों को इलाज के लिए अब जिले से बाहर नहीं जाना होगा। रशाद लारी, टाइम्स नाउ नव भारत, गोरखपुर। सुरक्षा बलों को आतंकवाद के खिलाफ बुधवार को बड़ी सफलता मिली। श्रीनगर के रामबाग इलाके में सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने 3 आतंकियों को मार गिराया और यह बताया जा रहा है कि ये तीनों आतंकी टीआरएफ से जुड़े हुए थे और जम्मू कश्मीर में हो रही आम नागरिकों की हत्या में भी शामिल थे। ये है श्रीनगर का रामबाग इलाका। बुधवार को श्रीनगर का ये इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। सुरक्षा बलों को जानकारी मिली कि 3 आतंकी रामबाग इलाके में छिपे हुए हैं। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सेना और सीआरपीएफ की टीम को साथ लेकर इलाके में ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस दौरान जब टीम सर्च कर रही थी तो आतंकियों की तरफ से फायर शुरू कर दिया गया। आतंकियों को सरेंडर करने का मौका दिया गया, लेकिन आतंकियों की तरफ से फायरिंग जारी रही, जिसके बाद इस तरफ से भी फायर किया गया। काफी देर तक दोनों तरफ से मुठभेड़ चली, जिसमें सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। श्रीनगर शहर के रामबाग इलाके में आज एक इनकाउंटर हुआ जिसमें 3 मिलिटेंट्स को मार गिराया है। हालांकि उन 3 मिलिटेंट्स में एक मिलिटेंट जो है जिसकी आइडेंटिफिकेशन बताई गई है मेहरान जो है वांटेड मिलिटेंट था। और साथ ही साथ अभी जब गृह मंत्री कश्मीर घाटी में थे सिक्योरिटी का, उन्होंने जब जायजा लिया तो उनको बताया गया था कि मेहरान वो मिलिटेंट है जो तमाम सिविलियन किलिंग्स जो है प्लान कर रहा है। और आज जो है एक बहुत बड़ी सक्सेस मानी जा रही है जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए, क्योंकि जो इनपुट था वो मेहरान की मूवमेंट के बारे में था और उसके बाद में एक कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो है लॉन्च किया गया। रामबाग के इलाके में रिहायशी इलाका है, बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स यहाँ पर हैं, सिक्योरिटी के लोग यहाँ पर हमेशा तैनात होते हैं। हालांकि 30 से 35 मिनट का ये जो शूट आउट था उसमें 3 मिलिटेंट्स को मार गिराया है। ऑपरेशन के दौरान पूरे इलाके की नाकेबंदी कर दी गई। सुरक्षा बलों को आतंकियों के पास से हथियार भी मिले हैं।
मारे गए आतंकियों की पहचान मंजूर अहमद मीर, मेहरान यासीन और बासित अहमद डार के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि तीनों आतंकी इस इलाके में एक बड़े हमले को अंजाम देने के लिए आए हुए थे। एक मिलिटेंट जो था वो मेहरान था, जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, क्योंकि खुद गृह मंत्री को जो है ऐसा बताया गया था रिव्यू मीटिंग के दौरान, क्योंकि मेहरान जो है एक वो बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वही एक ऐसा मिलिटेंट था जो माइनॉरिटीज की जो किलिंग हुई, तमाम वो टारगेटेड किलिंग जो है मेहरान ने प्लान की थी। लेकिन अभी जो हम दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे विजुअल्स में कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इकट्ठा हुए हैं सड़कों पर, हालांकि प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दरअसल इन तमाम सब लोगों का कहना है कि एक जो मिलिटेंट था वो मिलिटेंट नहीं था, वो सिविलियन था। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऑलरेडी ऑपरेशन जो है उसको खत्म कर दिया, 3 मिलिटेंट्स की बॉडी को भी रिट्रीव कर दिया गया है। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की डिस्टर्बेंस जो है जरूर हुई है, क्योंकि आज काफी दिनों के बाद ऐसा देखने को आया है श्रीनगर सिटी में कि सिक्योरिटी फोर्सेस पे वापस जो है स्टोन पेल्टिंग हुई हो। नवंबर महीने में सुरक्षा बलों ने 5 मुठभेड़ों में 12 आतंकियों को मार गिराया है। 11 नवंबर को कुलगांव में टीआरएफ के 2, 15 नवंबर को श्रीनगर के हैदरपुरा में 2, 17 नवंबर को कुलगांव में 1 टीआरएफ कमांडर समेत 5 और श्रीनगर के रामबाग में 3 आतंकी मारे गए हैं। इन आतंकियों का सफाया भी सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। सोहेल सहरान, टाइम्स नाउ ऑफ भारत, श्रीनगर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार पंजाब में ताल ठोक रहे हैं। केजरीवाल और पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के बीच असली और नकली की लड़ाई चल रही है। पहले केजरीवाल ने चन्नी को नकली केजरीवाल कहा, तो अब चन्नी ने भी केजरीवाल पर पलटवार किया। एक और बहुत जरूरी बात है, मैं पिछले कुछ दिन से देख रहा हूं आजकल पंजाब में एक नकली केजरीवाल घूम रहा है। एक नकली केजरीवाल घूम रहा है। मैं जो भी पंजाब में आके वादा करके जाता हूं वो 2 दिन बाद वही बोल देता है। करता नहीं है, करता नहीं है, नकली है। मैं आया पंजाब में, मैंने कहा हम बिजली फ्री करेंगे, 2 दिन बाद कहता है बिजली फ्री कर दी। यहां इतनी महिलाएं बैठी है, जिसकी बिजली का बिल 0 आया है हाथ खड़े कर दो। किसी का बिजली का बिल 0 आया? अभी उनका लुधियाना में भाषण चल रहा था, मैं और भगवंत देख रहे थे उसको। वहां कहता है कि पंजाब में हमने 400 यूनिट बिजली फ्री कर दी। मैं पूरे पंजाब के लोगों से जानना चाहता हूं, अगर पूरे पंजाब में एक भी आदमी का 0 बिजली का बिल आया हो तो मेरे को बता दो। पूरे देश में बिजली का बिल 0 एक ही आदमी कर सकता है, केजरीवाल, और किसी को करना नहीं आता। बिजली का बिल 0 करना किसी को नहीं आता, केवल केजरीवाल आपके बिजली के बिल 0 कर सकता है। तो उस नकली केजरीवाल से बच के रहना। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਚੀਸ ਵੱਢਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਗਲਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਭਟਕ ਗਏ ਹੈ, ਬੁਖਲਾ ਗਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਦੱਸਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ, ਉਹ ਆਪ ਨਕਲੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੋਲ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਕਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, मैं किसी ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੈ, मैं किसी ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ। मैं अपनी लाइन ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। और यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, चल रहा